हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के महान इन्वेस्टर में से एक जॉन सी बोगल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग के बारे में। जॉन सी बोगल की यह किताब समझदारी से निवेश करने की कला सिखाती है। जॉन सी बोगल, जो कि वैनगार्ड ग्रुप के संस्थापक थे, बताते हैं कि लंबी अवधि के लिए इंडेक्स फंड में निवेश करना सबसे बेहतर तरीका है। तो चलिए चलते हैं इसके पहले अध्याय की ओर। पहले अध्याय में जॉन सी बोगल एक महत्वपूर्ण दृष्टांत पैराबल के माध्यम से निवेश की मूलभूत सच्चाई को समझाने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि सबसे अच्छा तरीका निवेश की सिंप्लिसिटी और सामान्य ज्ञान कॉमन सेंस को अपनाना है, बजाय जटिल रणनीतियों और उच्च लागत वाली स्कीमों के पीछे भागने के। एक, स्टॉक मार्केट की वास्तविकता। बोगल समझाते हैं कि शेयर बाजार में दीर्घकालिक लाभ कंपनियों की वास्तविक कमाई और लाभांश डिविडेंड्स से आते हैं, न कि बाजार के उतार चढ़ाव और सट्टेबाजी से। 2, निवेश बनाम सट्टेबाजी। निवेशकों को यह समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट कोई जुआगर नहीं है, बल्कि यह व्यवसायों में हिस्सेदारी खरीदने का माध्यम है। कई लोग सोचते हैं कि वे ट्रेडिंग करके बाजार को मात बीट द मार्केट दे सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप में बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। 3, खरगोश और कछुआ वाली कहानी के एक रूपक के माध्यम से बताते हैं कि तेज और लालची निवेशक खरगोश, जो तेजी से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, अंततः असफल हो जाते हैं, जबकि धैर्यवान निवेशक कछुआ, जो इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं, दीर्घकालिक रूप में सफल होते हैं। 4, इंडेक्स फंड का महत्व। व्यक्तिगत स्टॉक्स चुनने की जगह कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करना समझदारी भरा निर्णय है। इंडेक्स फंड्स न केवल डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करते हैं, बल्कि लंबी अवधि में अधिक लाभ भी देते हैं। अध्याय 1 का मुख्य संदेश यह है कि शेयर बाजार से पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका धैर्य और सादगी है। कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करना लंबी अवधि के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। मार्केट को हराने की कोशिश करने वाले ज्यादातर लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। संक्षेप में, बोगल ये सिखाते हैं कि सफल निवेशक बनने के लिए किसी जटिल रणनीति की जरूरत नहीं है, बल्कि कम लागत, दीर्घकालिक दृष्टिकोण और इंडेक्स फंड्स में निवेश ही सबसे अच्छा तरीका है। तो चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर। इस अध्याय में जॉन सी बोगल ये समझाने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट का असली रिटर्न की सनक या उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि रियल बिजनेस परफॉर्मेंस से आता है। 1, स्टॉक मार्केट्स लॉन्ग टर्म रिटर्न। बोगल बताते हैं कि शेयर बाजार का वास्तविक रिटर्न कंपनियों के अर्निंग्स और डिविडेंड्स पर निर्भर करता है। अल्पकालिक उतार चढ़ाव से भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीर्घकालिक निवेश ही सही लाभ देता है। 2, रैशनल वीएस इरैशनल एक्सुबरेंस। रैशनल एक्सुबरेंस का मतलब है कि हम व्यापार की वास्तविक वृद्धि और मुनाफे पर ध्यान दें, न कि सिर्फ बाजार की सनसनीखेज खबरों पर। जबकि इरैशनल एक्सुबरेंस का मतलब है कि लोग बिना सोचे समझे शेयर खरीदते हैं, केवल ये सोचकर कि कीमतें हमेशा बढ़ेंगी। 3, स्पेक्यूलेशन और इन्वेस्टमेंट। कई निवेशक सोचते हैं कि वे बाजार को मात दे सकते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। अगर आप बाजार के मूड पर आधारित निवेश करते हैं, तो ये जुए गैम्बलिंग की तरह हो जाएगा। जबकि अगर आप दीर्घकालिक दृष्टिकोण से इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं, तो वास्तविक लाभ कमाएंगे। 4, इंडेक्स फंड्स और बाजार का वास्तविक रिटर्न। बोगल समझाते हैं कि इंडेक्स फंड्स में निवेश करके आप वास्तविक व्यावसायिक प्रदर्शन का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बाजार में मार्केट बबल्स बनते और फूटते रहते हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप में इंडेक्स फंड्स स्थिर रिटर्न देते हैं। बोगल दूसरे अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि बाजार का असली रिटर्न कंपनियों के मुनाफे और लाभांश से आता है, न कि बाजार की अटकलों से। छोटे समय के उतार चढ़ाव की चिंता किए बिना दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देना चाहिए। बाजार की भावनाओं से प्रभावित हुए बिना तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाकर इंडेक्स फंड्स में निवेश करना ही सबसे अच्छा तरीका है। बोगल बताते हैं कि अगर आप दीर्घकालिक निवेशक हैं, तो आपको स्टॉक्स के वास्तविक प्रदर्शन और इंडेक्स फंड्स पर भरोसा करना चाहिए। बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबे समय में इंडेक्स फंड सबसे अच्छा रिटर्न देते हैं। तो चलते हैं तीसरे अध्याय कास्ट योर लॉट विद बिजनेस की ओर। इस अध्याय में जॉन सी बोगल ये समझाते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करना असल में व्यवसायों में निवेश करने जैसा है। अगर आप किसी अच्छे बिजनेस में निवेश करते हैं, तो वह समय के साथ बढ़ता है और आपको अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन अगर आप सिर्फ शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर ध्यान देते हैं, तो यह स्पेक्यूलेशन बन जाता है। 1, असली पैसा व्यवसाय के प्रदर्शन से आता है। शेयर बाजार का असली रिटर्न कंपनियों की अर्निंग्स और लाभांश डिविडेंड्स से आता है, न कि बाजार की मार्केट फ्लक्चुएशंस से। अगर आप एक अच्छे बिजनेस में निवेश करते हैं, तो जब वो बिजनेस बढ़ेगा, आपके निवेश का मूल्य भी बढ़ेगा। शेयर बाजार को लॉटरी की तरह मत देखिए, इसे बिजनेस में ओनरशिप लेने की तरह समझिए। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आपने HDFC बैंक या TCS जैसी कंपनियों के शेयर 10-15 साल पहले खरीदे थे। अगर आप सिर्फ उनके स्टॉक प्राइस पर ध्यान देते, तो कभी कभी गिरावट देखकर बेच देते। लेकिन अगर आपने उन्हें एक व्यवसाय के रूप में देखा और लंबे समय तक बनाए रखा, तो आपका निवेश कई गुना बढ़ गया होता। इसीलिए कंपनियों के असली बिजनेस मॉडल और उनकी कमाई पर ध्यान दें, न कि बाजार की छोटी मोटी हलचल पर। 2, स्पेक्यूलेशन वीएस इन्वेस्टमेंट। स्पेक्यूलेशन का मतलब है कि अगर आप बिना रिसर्च किए सिर्फ ये सोचकर स्टॉक्स खरीदते हैं कि वे बढ़ेंगे, तो आप सट्टा खेल रहे हैं। ये शेयर बाजार को गैम्बलिंग की तरह मानने जैसा है। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है अगर आप किसी अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं और उसे समय देते हैं, तो आप असली निवेश कर रहे हैं। लंबी अवधि में बाजार की हलचल कोई मायने नहीं रखती, असली मायने कंपनी की ग्रोथ रखती है। 3, इंडेक्स फंड्स। सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको नहीं पता कि किस कंपनी में निवेश करना है, तो कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करें। इंडेक्स फंड्स में निवेश करने का मतलब है कि आप पूरे शेयर बाजार के व्यवसायों में अपना पैसा लगा रहे हैं, जिससे आपका जोखिम कम हो जाता है।
इससे आप लंबी अवधि में अच्छा लाभ कमा सकते हैं बिना किसी जटिल रिसर्च के। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करने का मतलब है कि आप देश की टॉप 50 कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। जब ये कंपनियां बढ़ती हैं तो आपका पैसा भी बढ़ता है और जोखिम भी कम रहता है। तीसरे अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि स्टॉक्स को जुए की तरह मत देखिए, उन्हें व्यवसाय की हिस्सेदारी की तरह देखिए। अगर बिजनेस अच्छा है तो दीर्घकालिक रूप में आपका निवेश भी बढ़ेगा। इंडेक्स फंड्स में निवेश करना सबसे सुरक्षित और फायदेमंद तरीका है। बाजार के उतार चढ़ाव से मत घबराइए, अच्छे बिजनेस पर भरोसा बनाए रखिए। बोगल ये समझाते हैं कि शेयर बाजार से पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अच्छे व्यवसायों में निवेश करें और धैर्य रखें। अगर आप सिर्फ स्टॉक्स की कीमतों के उतार चढ़ाव को देखकर निवेश करेंगे तो आप सट्टा खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप एक कंपनी की असली ग्रोथ पर भरोसा करके निवेश करेंगे तो आप असली निवेशक होंगे। तो चलते हैं चौथे अध्याय की ओर। इसमें हम जानेंगे कि कैसे ज्यादातर इन्वेस्टर एक विनर गेम को एक लूजर गेम में कन्वर्ट कर देते हैं। इस अध्याय में जॉन सी बोगल बताते हैं कि शेयर बाजार मूल रूप से एक विनर्स गेम है, लेकिन ज्यादातर निवेशक अपनी गलतियों के कारण इसे लूजर्स गेम में बदल देते हैं। एक, स्टॉक मार्केट स्वाभाविक रूप से प्रॉफिटेबल है। शेयर बाजार लंबे समय में निवेशकों को अच्छा रिटर्न देता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था और कंपनियों की रियल अर्निंग्स पर आधारित है। अगर कोई इन्वेस्टर पेशेंटली बाजार में निवेश करता रहे तो वो अच्छा लाभ कमा सकता है, लेकिन ज्यादातर निवेशक गलतियां करते हैं जिससे वे संभावित लाभ खो देते हैं। 2, ज्यादातर निवेशक सामान्य गलतियां करते हैं, जैसे पहली, बार बार ट्रेडिंग करना। निवेशक अक्सर सोचते हैं कि वे सही समय पर शेयर खरीद और बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन बार बार ट्रेडिंग करने से ट्रांजैक्शन फीस और टैक्स बढ़ जाता है, जिससे लाभ कम हो जाता है। एक स्टडी के अनुसार जो निवेशक ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं वे कम रिटर्न कमाते हैं। दूसरी, बाजार को समय देने की कोशिश। कई निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर डर जाते हैं और गलत फैसले लेते हैं। वे सोचते हैं कि जब बाजार गिर रहा हो तब स्टॉक्स बेचना और जब बाजार बढ़ रहा हो तब खरीदना सही रहेगा, लेकिन सही समय को पहचान पाना लगभग असंभव है। अक्सर लोग बाजार के सबसे अच्छे दिनों से चूक जाते हैं, जिससे उनका लाभ कम हो जाता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि 2020 में कोविड-19 के कारण बाजार गिर गया। कई निवेशकों ने डर के कारण अपने शेयर बेच दिए, लेकिन कुछ महीनों में ही बाजार वापस ऊपर चला गया और जिन्होंने धैर्य रखा उन्हें शानदार रिटर्न मिला। जिन्होंने डरकर शेयर बेच दिए वे बाजार के उछाल से फायदा नहीं उठा सके और नुकसान में रहे। तीसरी यह कि महंगे फंड्स और खराब विकल्पों में इन्वेस्टिंग। कई निवेशक हाई कॉस्ट म्यूचुअल फंड्स और एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में पैसा लगाते हैं, जिनमें बढ़े हुए चार्ज और फीस होते हैं। इससे उनका लाभ कम हो जाता है क्योंकि फीस निकालने के बाद रिटर्न घट जाता है। इंडेक्स फंड्स में निवेश करना बेहतर होता है क्योंकि उनकी लागत कम होती है और वे लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देते हैं। उदाहरण के रूप में अगर दो निवेशक 10 लाख रुपये का निवेश करते हैं, एक निवेशक हाई कॉस्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करता है जिसकी सालाना फीस 2% है। दूसरा निवेशक इंडेक्स फंड में निवेश करता है जिसकी फीस केवल 0.2% है। 20 साल बाद इंडेक्स फंड वाला निवेशक ज्यादा पैसा बनाएगा क्योंकि उसने कम फीस दी और कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठाया। 3, जीतने का सही तरीका। इंडेक्स फंड में निवेश करें और धैर्य रखें। बोगल बताते हैं कि अगर निवेशक 3 महत्वपूर्ण चीजें करें तो वे निश्चित रूप से विजेता बन सकते हैं। कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश करें, लंबे समय तक निवेश बनाए रखें और बार बार ट्रेडिंग न करें। बाजार के उतार चढ़ाव से डरकर भावनात्मक फैसले न लें। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि शेयर बाजार एक विजेता का खेल है, लेकिन निवेशक अपनी गलतियों के कारण इसे हारने का खेल बना लेते हैं। बार बार ट्रेडिंग करने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। बाजार के समय को पकड़ने की कोशिश न करें, बल्कि धैर्य से निवेश करें। कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश करना सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करें, कम खर्च करें और लंबे समय तक धैर्य रखें तो आप बाजार में सफल होंगे। जो लोग जल्द पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग करते हैं, बाजार को समय देने की कोशिश करते हैं या महंगे फंड्स में निवेश करते हैं, वे अनजाने में एक विजेता खेल को हारने वाले खेल में बदल देते हैं। तो अब चलते हैं 5वें अध्याय की ओर। इस अध्याय में जॉन सी बोगल बताते हैं कि ज्यादातर निवेशक यह मानते हैं कि वे औसत से अधिक रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन हकीकत में वे अक्सर औसत से कम रिटर्न ही प्राप्त करते हैं। ये महान भ्रम है कि बाजार को हराया जा सकता है, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। 1, रियल वीएस इल्यूसरी रिटर्न्स। शेयर बाजार लंबे समय में औसतन 7% से 10% सालाना रिटर्न देता है, लेकिन असली रिटर्न और निवेशकों का वास्तविक लाभ अलग अलग होता है। निवेशकों को लगता है कि वे बाजार को मात देंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन फीस, टैक्स और गलत फैसलों के कारण वे औसत से भी कम कमाते हैं। यदि निफ्टी पिछले 20 सालों में औसतन 12% सालाना बढ़ा हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि हर निवेशक को 12% का रिटर्न मिला होगा। महंगे म्यूचुअल फंड्स की फीस, ट्रेडिंग चार्ज, टैक्स और गलत फैसलों के कारण अधिकांश निवेशकों का असली रिटर्न 7-8% ही रह जाता है। 2, म्यूचुअल फंड्स और एक्टिव मैनेजरों का भ्रम। बहुत सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और फंड मैनेजर दावा करते हैं कि वे बाजार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन लंबे समय में 80% से ज्यादा एक्टिव फंड्स इंडेक्स फंड से भी कम रिटर्न देते हैं। यह महान भ्रम है कि कोई फंड मैनेजर लगातार बाजार को मात दे सकता है। उदाहरण के रूप में अगर किसी म्यूचुअल फंड ने 3 सालों में निफ्टी से अच्छा प्रदर्शन किया हो, तो यह जरूरी नहीं कि अगले 10 सालों तक भी ऐसा ही रहेगा। वास्तव में 10-15 साल बाद अधिकांश एक्टिव फंड्स इंडेक्स फंड से पीछे रह जाते हैं। 3, हाई कॉस्ट इक्वल्स लो रिटर्न्स। निवेशक अक्सर महंगे फंड्स, हाई ट्रेडिंग फीस और टैक्स के कारण अपनी संभावित कमाई खो देते हैं।
यदि आप किसी एक्टिव फंड में निवेश करते हैं जिसमें 2% सालाना फीस है, तो 30-40 सालों में ये फीस आपके निवेश का बड़ा हिस्सा खा जाती है। उदाहरण के रूप में अगर आपने 1 करोड़ रुपये 30 साल के लिए 12% सालाना रिटर्न वाले फंड में लगाया, अगर फंड की फीस 2% है तो आपको 8.3 करोड़ रुपये ही मिलेंगे। अगर इंडेक्स फंड में 0.2% फीस हो तो आपको 9.8 करोड़ रुपये मिलेंगे। सिर्फ 1.8% अतिरिक्त फीस ने आपको 1.5 करोड़ रुपये का नुकसान करा दिया। 4. इन्वेस्टर्स को लगता है कि वे हमेशा सही निर्णय लेंगे, लेकिन भावनाएं, फियर और ग्रीड उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। जब बाजार गिरता है तो वे डरकर बेच देते हैं, जब बाजार चढ़ता है तो वे लालच में आकर ज्यादा खरीदते हैं। इस चक्र के कारण उनका वास्तविक लाभ कम हो जाता है। 2008 की मंदी में जब बाजार गिरा तो कई निवेशकों ने डरकर स्टॉक्स बेच दिए, लेकिन जो लोग इंडेक्स फंड में बने रहे उन्होंने अगले 10 सालों में शानदार रिटर्न कमाया। 5. हाउ टू ओवरकम द ग्रैंड इल्यूजन। इंडेक्स फंड में निवेश करें। यह सबसे कम लागत वाला और सबसे प्रभावी निवेश है। लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखें, बाजार के उतार चढ़ाव से घबराए नहीं। फीस और खर्चों को कम करें, महंगे फंड्स और अनावश्यक ट्रेडिंग से बचें। भावनाओं से दूर रहें, डर और लालच में आकर निर्णय न लें। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि निवेशकों को यह भ्रम होता है कि वे औसत से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। महंगे फंड्स और बार बार ट्रेडिंग करने से निवेशकों को कम रिटर्न मिलता है। इंडेक्स फंड में कम लागत के साथ लंबी अवधि तक निवेश करना ही सबसे अच्छा तरीका है। महान भ्रम यह है कि निवेशक सोचते हैं कि वे मार्केट से ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अतिरिक्त लागत और गलत फैसलों के कारण वे औसत से भी कम कमाते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश करें और लंबी अवधि तक धैर्य बनाए रखें। तो अब चलते हैं छठे अध्याय की ओर। इस अध्याय में जॉन सी बोगल बताते हैं कि निवेशकों को अक्सर यह एहसास नहीं होता कि टैक्सेस भी निवेश की कुल लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अगर निवेशक टैक्स को सही तरीके से प्रबंधित नहीं करते तो वे अपने संभावित रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा खो सकते हैं। 1. टैक्स आपके असली रिटर्न को कम कर सकते हैं। अगर आप बार बार ट्रेडिंग करते हैं और जल्दी जल्दी शेयर बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पड़ता है। लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखने से आप टैक्स बचा सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। अगर आप किसी स्टॉक को 1 साल के अंदर बेचते हैं तो आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, लेकिन अगर आप 1 साल से ज्यादा तक स्टॉक होल्ड करते हैं तो आपको सिर्फ 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, वो भी 1 लाख रुपये से ऊपर के लाभ पर। अगर आप कम समय में बार बार शेयर खरीदने और बेचने में लगे रहते हैं तो टैक्स आपके मुनाफे को कम कर देगा। 2. म्यूचुअल फंड्स में टैक्स की छिपी हुई लागत। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में मैनेजर बार बार स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं, जिससे टैक्स लगता है। ये टैक्स फंड की कुल परफॉर्मेंस को कमजोर कर देता है। इंडेक्स फंड्स में कम ट्रेडिंग होती है, इसलिए उन पर कम टैक्स लगता है और निवेशकों को ज्यादा रिटर्न मिलता है। उदाहरण के रूप में एक एक्टिव फंड का सालाना रिटर्न 12% हो सकता है, लेकिन ट्रांजैक्शन फीस और टैक्स के कारण असली रिटर्न 10% रह सकता है। दूसरी ओर एक इंडेक्स फंड का रिटर्न 11% हो सकता है, लेकिन कम टैक्स की वजह से इसका नेट रिटर्न भी लगभग 11% ही रहेगा। एक्टिव फंड्स में ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, जिससे आपका असली रिटर्न कम हो जाता है। 3. टैक्स से बचने के लिए लंबी अवधि तक निवेश करें। अगर आप कम टैक्स देना चाहते हैं तो स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स को लंबे समय तक होल्ड करें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स शॉर्ट टर्म से कम होता है, जिससे आपको फायदा होता है। उदाहरण के रूप में अगर किसी निवेशक ने 10 साल पहले HDFC बैंक के शेयर खरीदे थे और उन्हें अब बेचा तो उसे केवल 10% टैक्स LTCG देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो हर साल शेयर खरीदता और बेचता तो उसे हर बार 15% टैक्स STCG देना पड़ता। पहले निवेशक का रिटर्न ज्यादा होगा क्योंकि उसने टैक्स को कम से कम रखा। बाय एंड होल्ड रणनीति अपनाएं, यानी अच्छे स्टॉक्स और इंडेक्स फंड खरीदें और लंबे समय तक रखें। इससे टैक्स भी कम लगेगा और रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। 4. डिविडेंड पर टैक्स। डिविडेंड से होने वाली आय पर भी टैक्स लगता है। अगर आप ज्यादा डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स या फंड्स में निवेश करते हैं तो आपको हर साल टैक्स देना होगा। बजाय डिविडेंड वाले स्टॉक्स के आप ग्रोथ स्टॉक्स या ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं ताकि टैक्स कम लगे। उदाहरण के रूप में अगर आपको 1 लाख रुपये का डिविडेंड मिलता है तो उस पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर वही पैसा कंपनी के अंदर वापस निवेश होता है और स्टॉक की कीमत बढ़ती है तो आपको तब तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा जब तक आप उसे बेचते नहीं। डिविडेंड टैक्स से बचने के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड निवेश चुनें। 5. स्मार्ट टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज। लंबी अवधि के लिए निवेश करें, इससे शॉर्ट टर्म टैक्स से बच सकते हैं। इंडेक्स फंड्स में निवेश करें, इनमें कम ट्रेडिंग होती है जिससे टैक्स कम लगता है। डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स से बचें, ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश करें ताकि टैक्स कम हो। टैक्स सेविंग विकल्पों का उपयोग करें, PPF, ELSS म्यूचुअल फंड्स और NPS जैसे कर बचत साधनों में निवेश करें। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि टैक्स भी एक लागत है जिसे कम करके आप ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। बार बार ट्रेडिंग करने से बचें क्योंकि यह न केवल ब्रोकरेज चार्ज बढ़ाता है बल्कि टैक्स भी बढ़ा देता है। लॉन्ग टर्म निवेश करने से टैक्स कम लगता है और मुनाफा ज्यादा होता है। इंडेक्स फंड्स में निवेश करना सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि इन पर कम टैक्स और कम फीस लगती है। टैक्स एक छिपी हुई लागत है जो आपके निवेश के असली रिटर्न को कम कर सकती है। अगर आप बार बार ट्रेडिंग करते हैं, महंगे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं या डिविडेंड पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो आपका टैक्स बढ़ जाएगा।
सबसे अच्छा तरीका है कि आप इंडेक्स फंड्स में निवेश करें और लंबी अवधि तक होल्ड करें, जिससे आपका टैक्स कम से कम लगे और आपका असली रिटर्न ज्यादा हो। तो अब चलते हैं 7वें अध्याय की ओर। इस अध्याय में जॉन सी बोगल बताते हैं कि शेयर बाजार में हमेशा अच्छे दिन नहीं रहते। बाजार चक्रीय साइक्लिकल होता है, यानी कभी तेजी बुल मार्केट होती है तो कभी मंदी बेयर मार्केट। जो निवेशक सोचते हैं कि बाजार हमेशा ऊपर ही जाएगा, वे अक्सर गलती कर बैठते हैं और नुकसान उठाते हैं। एक बाजार में हमेशा तेजी नहीं रहती। निवेशकों को लगता है कि बाजार हमेशा ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ सालों तक जबरदस्त रिटर्न मिलने के बाद बाजार में गिरावट भी आती है। जो निवेशक ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वे बबल्स में निवेश कर देते हैं और बाद में भारी नुकसान उठाते हैं। उदाहरण के रूप में .com बबल 2000 इंटरनेट कंपनियों के शेयर तेजी से बढ़े, लेकिन बाद में उनकी वैल्यू धराशायी हो गई। 2008 की वित्तीय मंदी, हाउसिंग मार्केट और बैंकिंग सेक्टर में भारी गिरावट आई, जिससे कई निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। 2020 का कोविड-19 क्रैश, मार्च 2020 में बाजार तेजी से गिरा, लेकिन उसके बाद फिर तेजी आई। बाजार हमेशा तेजी में नहीं रहेगा, निवेशकों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। 2 बाजार की ऐतिहासिक औसत दर से सीखे। शेयर बाजार का दीर्घकालिक औसत रिटर्न लगभग 7% -10% सालाना रहता है। अगर कुछ सालों तक बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है तो आगे चलकर यह औसत स्तर पर लौट आता है। निवेशकों को बाजार में अस्थायी तेजी से बहकना नहीं चाहिए। 1990 के दशक में अमेरिकी बाजार ने लगातार 15% से ज्यादा रिटर्न दिया, लेकिन 2010 के दशक में औसत रिटर्न बहुत कम था। लंबी अवधि में बाजार का औसत स्तर पर लौटना तय है। अगर किसी शेयर या सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी दिख रही है तो उसमें भविष्य में गिरावट की संभावना ज्यादा होती है। 3 बुल मार्केट में निवेशक अधिक जोखिम लेने लगते हैं। जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो निवेशक लालच में आकर ज्यादा जोखिम लेने लगते हैं। वे ज्यादा लीवरेज लेते हैं और उन शेयरों में निवेश करते हैं जो पहले से महंगे होते हैं। लेकिन जब बाजार गिरता है तो वे भारी नुकसान उठाते हैं। क्रिप्टोकरेंसी बूम, 2021 में कई निवेशकों ने भारी मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी खरीदी, लेकिन 2022 में बाजार गिरने से उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। हाउसिंग बबल, 2008 लोगों ने कर्ज लेकर घर खरीदे, लेकिन जब कीमतें गिरी तो वे कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए। बुल मार्केट में संयम बनाए रखना जरूरी है, अति जोश में आकर अधिक जोखिम न लें। 4 बाजार में गिरावट को अवसर समझें। बेयर मार्केट्स आर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। जब बाजार गिरता है तो कई निवेशक डरकर शेयर बेच देते हैं, जबकि यही सही समय होता है निवेश करने का। बाजार में गिरावट के दौरान कम कीमत पर अच्छे स्टॉक्स खरीदने से भविष्य में बेहतर रिटर्न मिलता है। उदाहरण के रूप में 2020 में जब बाजार गिरा तब जिन निवेशकों ने धैर्य रखा और निवेश जारी रखा उन्हें 2021 में शानदार रिटर्न मिला। 2008 के क्रैश के बाद जो निवेशकों ने सही फैसले लिए वे अगले 10 सालों में करोड़पति बन गए। जब बाजार गिरे तो घबराने की बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखें और मजबूत कंपनियों में निवेश करें। 5 बाजार की भविष्यवाणी करना असंभव है। मार्केट टाइमिंग इज ए लूजिंग स्ट्रैटेजी। कोई भी लगातार सही तरीके से बाजार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जो निवेशक बाजार गिरने के डर से बाहर रहते हैं वे अक्सर सबसे अच्छे रिटर्न वाले सालों से चूक जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि नियमित निवेश किया जाए और लंबे समय तक बने रहा जाए। उदाहरण के रूप में अगर किसी निवेशक ने 2009 में निवेश नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि बाजार और गिरेगा तो उसने 2010-2020 के बुल रन का फायदा नहीं उठाया। अगर आप बाजार के 10 सबसे अच्छे दिनों से चूक गए तो आपका कुल रिटर्न आधा हो सकता है। बाजार को टाइम करने की कोशिश न करें, बल्कि लंबी अवधि के लिए निवेश करें। 6 स्मार्ट निवेशकों के लिए रणनीति, विनिंग स्ट्रैटेजीज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। इंडेक्स फंड में निवेश करें, ये लंबे समय में सबसे अच्छा रिटर्न देता है। भावनाओं से दूर रहें, डर और लालच में आकर निवेश न करें। बाजार के गिरने पर घबराएं नहीं, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखें। लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखें, शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करें। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि बाजार हमेशा तेजी में नहीं रहेगा, गिरावट भी आएगी। अति आशावादी निवेशक बुलबुले में पैसा लगाते हैं और भारी नुकसान उठाते हैं। बाजार में गिरावट के दौरान सही निवेश करने से ही असली पैसा बनता है। सबसे अच्छा तरीका है कि बाजार को टाइम करने की बजाय लंबी अवधि तक निवेश किया जाए। जब अच्छे दिन खत्म हो जाते हैं का मतलब यह नहीं कि बाजार बर्बाद हो गया है, बल्कि यह एक नया अवसर है। जो निवेशक धैर्य रखते हैं, इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं और गिरावट के दौरान घबराते नहीं, वे ही लंबे समय में सफल होते हैं। तो चलते हैं अध्याय 8 की ओर। इस अध्याय में जॉन सी बोगल बताते हैं कि शेयर बाजार में दीर्घकालिक सफलता के लिए सही निवेश रणनीति अपनाना जरूरी है। ज्यादातर निवेशक शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, लेकिन असली विजेता वे होते हैं जो सही कंपनियों और फंड्स में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। 1 शॉर्ट टर्म सोच vs लॉन्ग टर्म सोच। बहुत से निवेशक तेजी से पैसा कमाने के लिए हॉट स्टॉक्स और ट्रेंडिंग कंपनियों के पीछे भागते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि लंबे समय तक टिकने वाली कंपनियां ही असली विजेता बनती हैं। बाजार में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करें और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। उदाहरण के रूप में .com बबल 2000 निवेशकों ने इंटरनेट स्टॉक्स में भारी पैसा लगाया, लेकिन बहुत सारी कंपनियां डूब गईं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न, इन्हें लंबी अवधि के निवेशकों ने चुना और आज वे ट्रिलियन डॉलर कंपनियां बन गई हैं। शॉर्ट टर्म सट्टेबाजी के बजाय ऐसी कंपनियों में निवेश करें जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत हो। 2 सही कंपनियों की पहचान कैसे करें। बिजनेस मॉडल मजबूत हो, कंपनी का बिजनेस लंबे समय तक टिकने वाला हो, प्रतिस्पर्धा में आगे हो, कंपनी का बाजार में दबदबा हो और दूसरों से अलग हो।
मजबूत फाइनेंशियल्स, कंपनी का कर्ज कम हो और मुनाफा लगातार बढ़ रहा हो। मैनेजमेंट अच्छा हो, ईमानदार और अनुभवी लीडरशिप हो। उदाहरण के रूप में HDFC बैंक, एशियन पेंट्स और इन्फोसिस, ये कंपनियां दशकों से लगातार ग्रोथ कर रही हैं। टेस्ला और गूगल, इनका बिजनेस मॉडल मजबूत है और यह नई तकनीकों में आगे है। ऐसी कंपनियों में निवेश करें जो आने वाले 10-20 सालों तक अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। 3. इंडेक्स फंड क्यों बेहतर विकल्प है? अलग अलग स्टॉक्स चुनना मुश्किल होता है और ज्यादातर निवेशक गलतियां कर देते हैं। इंडेक्स फंड्स में निवेश करना एक सुरक्षित तरीका है क्योंकि यह बाजार के औसत से बेहतर रिटर्न देता है। इंडेक्स फंड्स में कम लागत होती है और यह मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देते हैं। उदाहरण के रूप में S&P 500 इंडेक्स फंड पिछले 50 वर्षों में औसतन 10% सालाना रिटर्न दिया है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भारतीय बाजार में लंबी अवधि में सबसे स्थिर और भरोसेमंद रिटर्न दिया है। अगर आपको स्टॉक्स चुनने की समझ नहीं है तो इंडेक्स फंड में निवेश करें, ये सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म विकल्प है। 4. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही रणनीति, सही कंपनियों का चयन करें, मजबूत बिजनेस और अच्छी ग्रोथ वाली कंपनियां खोजें। इंडेक्स फंड्स में निवेश करें। अगर स्टॉक्स चुनना मुश्किल लगे तो निफ्टी 50 या S&P 500 में निवेश करें। धैर्य बनाए रखें, बाजार में गिरावट के दौरान घबराएं नहीं, बल्कि निवेश बनाए रखें। अधिक ट्रेडिंग न करें, बार बार स्टॉक्स खरीदने और बेचने से आपका मुनाफा घट सकता है। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स और सट्टेबाजी से बचें। मजबूत कंपनियों और इंडेक्स फंड्स में लॉन्ग टर्म निवेश करें। धैर्य बनाए रखें और निवेश की लागत को कम करने की कोशिश करें। समय के साथ कंपाउंडिंग का लाभ उठाएं और अपनी संपत्ति बढ़ाएं। दीर्घकालिक विजेता वे होते हैं जो सही कंपनियों और सही रणनीति के साथ निवेश करते हैं। अगर आप धैर्य रखते हैं, इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं और बार बार ट्रेडिंग से बचते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में बड़े विजेता बन सकते हैं। तारांकन। तो चलते हैं अध्याय 9 की ओर। इस अध्याय में जॉन सी बोगल बताते हैं कि जो कंपनियां या सेक्टर आज बाजार में शीर्ष पर है, वे हमेशा विजेता नहीं बने रहते। इतिहास गवाह है कि कई बड़ी कंपनियां जो कभी बाजार की लीडर थीं, समय के साथ कमजोर हो गई या पूरी तरह से खत्म हो गई। एक शेयर बाजार में बदलाव लगातार होते रहते हैं। कोई भी कंपनी या उद्योग हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नहीं रह सकता। टेक्नोलॉजी, उपभोक्ता पसंद और आर्थिक बदलाव कंपनियों की किस्मत बदल सकते हैं। जो निवेशक केवल पिछली सफलता को देखकर निवेश करते हैं, वे भविष्य में धोखा खा सकते हैं। उदाहरण के रूप में कोडैक और नोकिया, ये कंपनियां कभी अपने सेक्टर में सबसे आगे थीं, लेकिन इनोवेशन में पीछे रहने के कारण गिर गईं। याहू और ब्लैकबेरी कभी इंटरनेट और मोबाइल इंडस्ट्री के लीडर थे, लेकिन अब इनका अस्तित्व मुश्किल में है। IBM 1980-90 के दशक में टेक्नोलॉजी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी थी, लेकिन अब उतनी प्रभावशाली नहीं रही। जो कंपनियां कल लीडर थीं, वे हमेशा लीडर नहीं रहेंगी। निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। 2. हॉट सेक्टर्स में निवेश करने का खतरा। जब कोई सेक्टर बेहद तेजी से बढ़ता है तो कई निवेशक बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं, लेकिन जब वो सेक्टर गिरता है तो निवेशकों को भारी नुकसान होता है। बबल्स में निवेश से बचें और ऐसी कंपनियों में निवेश करें जिनकी नींव मजबूत हो। उदाहरण के रूप में .com बबल 2000 1990 के दशक में इंटरनेट कंपनियों में भारी निवेश हुआ, लेकिन अधिकतर कंपनियां कुछ सालों में खत्म हो गईं। क्रिप्टोकरेंसी बूम 2021 में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो में निवेशकों ने अरबों डॉलर लगाए, लेकिन 2022 में भारी गिरावट आई। बाजार में हॉट सेक्टर्स का पीछा करने की बजाय संतुलित और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। 3. एक्टिव फंड मैनेजर भी गलतियां करते हैं। कई फंड मैनेजर पिछली परफॉर्मेंस देखकर शेयर खरीदते हैं, लेकिन वे भविष्य की अनिश्चितता को नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा प्रदर्शन करने वाले म्यूचुअल फंड्स भी अगले 10 सालों में कमजोर साबित हो सकते हैं। इंडेक्स फंड में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि यह पूरे बाजार में संतुलित रहता है। उदाहरण के रूप में 1990 के दशक में ज्यादातर फंड्स ने टेक स्टॉक्स में पैसा लगाया, लेकिन .com बबल के फटने से भारी नुकसान हुआ। 2008 की मंदी में कई बैंकिंग सेक्टर के फंड्स बुरी तरह गिर गए, जबकि इंडेक्स फंड्स ज्यादा सुरक्षित रहे। एक्टिव फंड्स के बजाय इंडेक्स फंड्स में निवेश करना बेहतर है क्योंकि ये लंबे समय में ज्यादा सुरक्षित होते हैं। 4. लॉन्ग टर्म सफलता के लिए निवेश रणनीति। पिछली परफॉर्मेंस को देखकर निवेश न करें, कल के लीडर आज के हारे हुए हो सकते हैं। हॉट सेक्टर्स में पैसा लगाने से बचें, बुलबुले जल्दी फूटते हैं और नुकसान होता है। इंडेक्स फंड्स को प्राथमिकता दें, ये बाजार की औसत ग्रोथ देता है और रिस्क कम करता है। नए ट्रेंड्स को समझें, लेकिन सावधानी से निवेश करें। टेक्नोलॉजी और सेक्टर बदलावों को ध्यान में रखें। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि बाजार हमेशा बदलता है और कोई भी कंपनी या सेक्टर हमेशा शीर्ष पर नहीं रहता। हॉट स्टॉक्स और ट्रेंड्स के पीछे भागने की बजाय सोच समझकर निवेश करें। इंडेक्स फंड्स में निवेश करें क्योंकि यह लंबे समय में ज्यादा सुरक्षित और लाभदायक होते हैं। कल के विजेता भविष्य के हारे हुए, ये दिखाता है कि बाजार में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर कोई कंपनी या फंड आज अच्छा कर रहा है तो ये गारंटी नहीं की। तो चलते हैं अध्याय 10 की ओर। इस अध्याय में जॉन सी बोगल बताते हैं कि अधिकांश निवेशक सही फंड चुनने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स या म्यूचुअल फंड मैनेजर्स पर निर्भर रहते हैं, लेकिन क्या ये सलाह वाकई उनके हित में होती है? वास्तव में अधिकतर सलाह निवेशकों के लिए नहीं, बल्कि सलाहकारों के मुनाफे के लिए होती है। बोगल इस अध्याय में समझाते हैं कि निवेशकों को खुद सीखकर और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाकर फंड चुनना चाहिए, बजाय पूरी तरह से सलाहकारों पर निर्भर रहने के। 1. क्या वित्तीय सलाहकार हमेशा सही सलाह देते हैं? कई वित्तीय सलाहकारों का मुख्य उद्देश्य निवेशकों की मदद करना नहीं, बल्कि अपनी खुद की फीस कमाना होता है।
वे अक्सर ऐसे म्यूचुअल फंड्स या योजनाएं बेचते हैं जिनमें उनका कमीशन ज्यादा होता है। एक्टिव फंड्स की सिफारिश ज्यादा की जाती है, जबकि डेटा बताता है कि इंडेक्स फंड्स अधिक लाभदायक होते हैं। उदाहरण के रूप में कई निवेशकों को हाई फीस म्यूचुअल फंड्स बेच दिए जाते हैं जिनका लॉन्ग टर्म रिटर्न इंडेक्स फंड से कम होता है। अगर कोई निवेशक सलाहकार के कहने पर हर साल नए फंड्स में निवेश करता है तो उसे ट्रांजैक्शन फीस और टैक्स में भारी नुकसान होता है। सलाहकारों की हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, खुद भी रिसर्च करें। 2. कौन से फंड सबसे बेहतर होते हैं? इंडेक्स फंड सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें कम लागत होती है और ये पूरे बाजार की औसत ग्रोथ देते हैं। एक्टिव फंड्स का प्रदर्शन लंबे समय में कमजोर होता है और इनकी फीस ज्यादा होती है। कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स चुनना चाहिए ताकि निवेशक की असली कमाई ज्यादा हो। उदाहरण के रूप में S&P 500 इंडेक्स फंड पिछले 50 सालों में औसतन 10% सालाना रिटर्न दिया। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भारतीय बाजार में लगातार अच्छा रिटर्न देता रहा है। इंडेक्स फंड्स को प्राथमिकता दें और हाई फीस वाले एक्टिव फंड से बचें। 3. वित्तीय सलाहकार कब मददगार हो सकते हैं? अगर आपको निवेश की बिल्कुल समझ नहीं है तो एक भरोसेमंद और फी ओनली सलाहकार चुनें। ऐसे सलाहकार से बचें जो कमीशन पर काम करते हैं और महंगे फंड बेचते हैं। सलाह लेने से पहले खुद थोड़ा रिसर्च करें ताकि आपको सही निर्णय लेने में मदद मिले। 4. सही फंड चुनने के लिए रणनीति इंडेक्स फंड्स में निवेश करें। ये सबसे सुरक्षित और कम लागत वाला विकल्प है। कम फीस वाले फंड्स को प्राथमिकता दें। एक्टिव फंड्स की तुलना में इंडेक्स फंड्स की लागत कम होती है। सलाहकार से पूरी तरह निर्भर न रहें, खुद भी सीखें और स्मार्ट निवेशक बनें। लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाएं, बार बार फंड्स बदलने से बचें और धैर्य बनाए रखें। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि चेक मार्क हर वित्तीय सलाहकार निवेशकों के हित में काम नहीं करता, इसलिए खुद रिसर्च करना जरूरी है। चेक मार्क इंडेक्स फंड सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म ऑप्शन होते हैं और एक्टिव फंड से बचना चाहिए। चेक मार्क एक अच्छे सलाहकार का चयन करें, लेकिन अपनी समझ भी विकसित करें। चेक मार्क कम लागत और लॉन्ग टर्म फोकस से ही असली संपत्ति बनाई जा सकती है। फंड चुनने के लिए सलाह लेना ये बताता है कि निवेशकों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर वे सही वित्तीय सलाह नहीं लेते और खुद रिसर्च नहीं करते तो वे अनावश्यक फीस और गलत फंड्स में पैसा लगाकर नुकसान उठा सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका इंडेक्स फंड्स में निवेश करना और दीर्घकालिक रणनीति अपनाना है। तो चलते हैं अध्याय 11 की ओर। इस अध्याय में जॉन सी बोगल बताते हैं कि निवेशकों को ऐसे फंड्स चुनने चाहिए जिनकी लागत, फीस और एक्सपेंसेस सबसे कम हो। कई निवेशक फंड्स के रिटर्न पर तो ध्यान देते हैं लेकिन उनकी लागत को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि लंबी अवधि में निवेश की लागत ही आपके कुल मुनाफे को तय करती है। 1. निवेश की लागत क्यों महत्वपूर्ण है? हर म्यूचुअल फंड में कुछ फीस और चार्ज लगते हैं जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। यदि किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो यह आपके रिटर्न को धीरे धीरे कम कर देता है। लंबी अवधि में उच्च लागत वाले फंड्स का असर बहुत बड़ा हो सकता है। उदाहरण के रूप में यदि आपने 10 लाख रुपये 30 वर्षों के लिए निवेश किए और दो फंड्स में यह अंतर हो। फंड ए एक्सपेंस रेशियो इक्वल्स 1.5%, 8% सालाना रिटर्न। फंड बी एक्सपेंस रेशियो इक्वल्स 0.2%, 8% सालाना रिटर्न। 30 साल बाद फंड ए का कुल वैल्यू 57 लाख रुपए, फंड बी का कुल वैल्यू 74 लाख रुपए। केवल 1.3% अधिक लागत की वजह से 17 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। कम लागत वाले फंड्स में निवेश करने से आपकी लंबी अवधि की संपत्ति अधिक होगी। 2. इंडेक्स फंड्स क्यों सबसे अच्छे हैं? इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, 0.1%, 0.3%। एक्टिव फंड्स की लागत अधिक होती है, 1% - 2%, और वे मार्केट को हर बार मात नहीं दे पाते। कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करने से अधिक मुनाफा होता है। उदाहरण के रूप में वैंगार्ड 500 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.04% है, जबकि कई एक्टिव फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 1.5%, 2% तक होता है। लंबी अवधि में इंडेक्स फंड्स का कुल रिटर्न ज्यादा होता है। इंडेक्स फंड्स को प्राथमिकता दें क्योंकि उनकी लागत कम और रिटर्न अधिक होता है। 3. हाई फीस फंड्स क्यों खतरनाक होते हैं? हाई फीस फंड्स ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं लेकिन उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं होता। कई एक्टिव फंड्स मार्केट से भी कम रिटर्न देते हैं और निवेशक को धोखा देते हैं। ऐसे फंड्स चुनें जिनकी लागत सबसे कम हो। गलत फंड्स के उदाहरण जैसे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, ULIPs, इनमें हाई चार्जेस होते हैं और रिटर्न कम होता है। कई हेज फंड्स और एक्टिव म्यूचुअल फंड्स अधिक फीस लेने के बावजूद खराब प्रदर्शन करते हैं। लोग हाई फीस फंड्स को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट समझते हैं लेकिन असल में वे निवेशकों के मुनाफे को खत्म कर देते हैं। 4. सही फंड कैसे चुनें? एक्सपेंस रेशियो 0.5% से कम हो। इंडेक्स फंड्स और ETF सबसे अच्छे विकल्प है। कम टर्नओवर रेट हो, यानी फंड बार बार स्टॉक्स न खरीदे बेचे, इससे टैक्स बचता है। इंडेक्स फंड्स को प्राथमिकता दें, ये सबसे सुरक्षित और सस्ता विकल्प है। बैंक या एजेंट की सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, वे अक्सर हाई फीस फंड्स बेचते हैं। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि कम लागत वाले फंड्स, लो कॉस्ट फंड्स में निवेश करें ताकि आपका अधिक मुनाफा बने। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा, आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न उतना ज्यादा होगा। इंडेक्स फंड्स सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि उनकी लागत कम होती है और वे बाजार के औसत को फॉलो करते हैं। सबसे कम लागत वाले फंड पर ध्यान दें, ये बताता है कि निवेशकों को हाई फीस फंड से बचना चाहिए। अगर आप अपने रिटर्न को अधिकतम करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स या कम लागत वाले म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें।
लंबी अवधि में कम फीस वाले फंड्स का फायदा बहुत बड़ा होता है। तो चलते हैं अध्याय 12 की ओर। इस अध्याय में जॉन सी बोगल बताते हैं कि सफल निवेश के लिए जटिल रणनीतियों की जरूरत नहीं होती, बल्कि साधारण और सीधी सादी रणनीतियां ही सबसे अच्छा मुनाफा देती हैं। निवेशकों को अनावश्यक रूप से जटिल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और ट्रेंड्स से बचना चाहिए। एक, निवेश को सरल रखना क्यों जरूरी है। ज्यादातर निवेशक सोचते हैं कि जटिल रणनीतियां ज्यादा रिटर्न देंगी, लेकिन ये सच नहीं है। वास्तविकता यह है कि जितना सरल निवेश होगा उतना ही यह सफल होगा। इंडेक्स फंड्स जैसे साधारण निवेश ऑप्शन सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। लोग मानते हैं कि मार्केट को हराने के लिए जटिल रणनीतियां जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में कम लागत और लंबी अवधि की होल्डिंग रणनीति सबसे सफल होती है। इंटरनेट पर मिल रही जटिल निवेश सलाहों के पीछे भागने के बजाय एक साधारण निवेश योजना पर टिके रहना बेहतर है। 2, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर जटिलता क्यों बेची जाती है। बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनियां और फाइनेंशियल एडवाइजर निवेश को जानबूझकर जटिल बनाते हैं। इसका उद्देश्य निवेशकों को भ्रमित करना और ज्यादा फीस वसूलना होता है। हॉट स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, हेज फंड्स जैसी चीजें आम निवेशकों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। उदाहरण के रूप में कई निवेशक मार्केट को हराने की कोशिश में हेज फंड्स या डेरिवेटिव्स में निवेश करते हैं, लेकिन बाद में भारी नुकसान उठाते हैं। दूसरी ओर जो लोग साधारण इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं वे लॉन्ग टर्म में अधिक मुनाफा कमाते हैं। वित्तीय जटिलता का उद्देश्य निवेशकों को भ्रमित करना है, न कि उनकी मदद करना। 3, सफल निवेश के लिए सबसे आसान रणनीति क्या है। कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करें। बार बार ट्रेडिंग करने से बचें, लॉन्ग टर्म में बने रहें। फाइनेंशियल सलाहकारों की अनावश्यक जटिल रणनीतियों से बचें। धैर्य और अनुशासन बनाए रखें, बाजार में उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। सरल निवेश रणनीति का उदाहरण, एक निवेशक हर महीने एक निश्चित रकम इंडेक्स फंड में निवेश करता है और इसे 20-30 वर्षों तक बनाए रखता है। ये रणनीति न केवल कम लागत वाली होती है, बल्कि समय के साथ सबसे अधिक मुनाफा देती है। कमाओ, निवेश करो, भूल जाओ रणनीति सबसे अच्छा काम करती है। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि जितना सरल निवेश होगा उतना ही यह ज्यादा लाभदायक होगा। बाजार को मात देने की कोशिश में जटिल रणनीतियों के जाल में न फंसें। इंडेक्स फंड्स और लंबी अवधि की निवेश रणनीति से सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है। सादगी की महानता से लाभ उठाएं। यह बताता है कि निवेश को जितना आसान रखा जाए उतना ही यह ज्यादा फायदेमंद होता है। बेकार की जटिलताओं में न पड़े, साधारण इंडेक्स फंड्स में निवेश करें और धैर्य बनाए रखें। सफल निवेश का रहस्य है कम लागत, लॉन्ग टर्म प्लान और सादगी। तो चलते हैं अध्याय 13 की ओर। इस अध्याय में जॉन सी बोगल बताते हैं कि बॉन्ड फंड्स और मनी मार्केट फंड्स निवेश पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि इनका उपयोग सावधानीपूर्वक और सही उद्देश्य से किया जाना चाहिए। 1, बॉन्ड फंड्स क्या होते हैं और इनका क्या उद्देश्य है। बॉन्ड फंड्स उन निवेशकों के लिए होते हैं जो स्थिरता और कम जोखिम चाहते हैं। ये फंड सरकार, कंपनियों या नगर पालिकाओं द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। स्टॉक्स की तुलना में बॉन्ड फंड्स कम जोखिम वाले होते हैं, लेकिन इनका रिटर्न भी कम होता है। उदाहरण के रूप में गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स सरकार द्वारा जारी किए गए सुरक्षित बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स कंपनियों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, इनमें थोड़ा अधिक रिटर्न और जोखिम होता है। म्यूनिसिपल बॉन्ड फंड्स ये टैक्स फ्री इनकम देते हैं और मुख्यतः हाई इनकम निवेशकों के लिए फायदेमंद होते हैं। बॉन्ड फंड्स का उद्देश्य पोर्टफोलियो में स्थिरता लाना और जोखिम को कम करना है। 2, मनी मार्केट फंड्स क्या होते हैं और इनका उपयोग कब करें। मनी मार्केट फंड्स सबसे कम जोखिम वाले फंड्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म निवेश विकल्प देते हैं। ये फंड्स कम जोखिम वाले सरकारी और कॉर्पोरेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः लिक्विडिटी बनाए रखने और पैसे को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर किसी निवेशक को अगले 6 महीनों में पैसे की जरूरत है तो वो मनी मार्केट फंड में निवेश कर सकता है। कई कंपनियां अपने अतिरिक्त नकदी को मनी मार्केट फंड्स में रखती हैं ताकि इसे सुरक्षित रखा जा सके और थोड़ा ब्याज भी मिले। मनी मार्केट फंड्स उन निवेशकों के लिए सही हैं जो बिना जोखिम के अपने पैसे को पार्क करना चाहते हैं। 3, क्या बॉन्ड फंड्स और मनी मार्केट फंड स्टॉक्स की जगह ले सकते हैं। स्टॉक्स का लॉन्ग टर्म रिटर्न बॉन्ड्स और मनी मार्केट फंड से ज्यादा होता है। अगर निवेशक का उद्देश्य दीर्घकालिक संपत्ति बनाना है तो केवल बॉन्ड्स या मनी मार्केट फंड्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हालांकि सेवानिवृत्ति के करीब आने वाले या जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए ये फंड्स जरूरी होते हैं। 4, इंडेक्स फंड्स वीएस बॉन्ड फंड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए। इंडेक्स फंड्स में निवेश करें। स्थिरता और कम जोखिम चाहिए। बॉन्ड फंड्स चुनें। छोटे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, मनी मार्केट फंड्स में निवेश करें। बॉन्ड फंड्स और मनी मार्केट फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन स्टॉक्स को पूरी तरह न छोड़ें। कम लागत वाले बॉन्ड फंड्स चुनें ताकि अतिरिक्त फीस न देनी पड़े। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि बॉन्ड फंड्स स्थिरता और जोखिम कम करने के लिए अच्छे होते हैं। मनी मार्केट फंड्स अल्पकालिक निवेश के लिए सही विकल्प है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स और मनी मार्केट फंड्स का सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कम लागत वाले बॉन्ड और मनी मार्केट फंड्स को प्राथमिकता दें। बॉन्ड फंड्स और मनी मार्केट फंड्स ये बताता है कि निवेशकों को केवल स्टॉक्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर कोई निवेशक अपना जोखिम कम करना चाहता है तो उसे बॉन्ड फंड्स और मनी मार्केट फंड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए स्टॉक्स का अधिक प्रतिशत बनाए रखना फायदेमंद होता है।
तो चलते हैं अध्याय 14 की ओर। इस अध्याय में जॉन सी बोगल उन इंडेक्स फंड्स पर चर्चा करते हैं जो खुद को बेहतर या स्मार्ट विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि वे ये बताते हैं कि इन फंड्स के दावों को सावधानीपूर्वक जांचने की जरूरत होती है, क्योंकि इनमें अक्सर अधिक लागत और जटिल रणनीतियां होती हैं जो लॉन्ग टर्म में निवेशकों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। एक स्मार्ट इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? पारंपरिक इंडेक्स फंड्स जैसे कि S&P 500 इंडेक्स फंड बाजार को ट्रैक करते हैं और कम लागत में अच्छा रिटर्न देते हैं। लेकिन कुछ नई प्रकार की इंडेक्स रणनीतियां स्मार्ट बेटा, फैक्टर बेस्ड इंडेक्सिंग और एनहांस्ड इंडेक्स फंड्स जैसी अवधारणाओं को बढ़ावा देती हैं। इन फंड्स का दावा होता है कि वे बेहतर तरीके से स्टॉक्स का चयन करके पारंपरिक इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न देंगे। उदाहरण के रूप में फंडामेंटल इंडेक्सिंग कंपनियों के फंडामेंटल डेटा जैसे सेल्स, प्रॉफिट और डिविडेंड्स पर आधारित इंडेक्सिंग। इक्वल वेटेड इंडेक्सिंग, इसमें सभी स्टॉक्स को बराबर वेट दिया जाता है बजाय मार्केट कैप के आधार पर। फैक्टर बेस्ड इंडेक्सिंग स्मार्ट बेटा, ये वैल्यू, ग्रोथ, मोमेंटम जैसे फैक्टर्स के आधार पर स्टॉक्स को चुनता है। स्मार्ट इंडेक्स फंड्स एक आकर्षक विचार हो सकते हैं, लेकिन इनमें जटिलता और अधिक लागत होती है जो लॉन्ग टर्म में निवेशकों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। 2. क्या स्मार्ट इंडेक्स फंड्स वास्तव में बेहतर प्रदर्शन करते हैं? ऐतिहासिक रूप से अधिकांश स्मार्ट इंडेक्स फंड्स ने लॉन्ग टर्म में स्टैंडर्ड इंडेक्स फंड्स को नहीं हराया है। इनमें और हाई एक्सपेंस रेशियो होती है, जिससे निवेशकों का नेट रिटर्न कम हो जाता है। कई स्मार्ट इंडेक्स फंड्स केवल एक विशेष मार्केट कंडीशन में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अस्थिरता दिखाते हैं। कई स्टडीज के अनुसार 80-90% एक्टिव मैनेज किए गए इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म में साधारण S&P 500 इंडेक्स फंड से कम रिटर्न देते हैं। फाइनेंशियल कंपनियां इन फंड्स को अधिक महंगे बनाती हैं, जिससे निवेशकों का रिटर्न कम हो जाता है। स्मार्ट इंडेक्स फंड्स ज्यादा वादा कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन पारंपरिक इंडेक्स फंड से बेहतर नहीं होता। 3. पारंपरिक इंडेक्स फंड्स क्यों सबसे अच्छे हैं? लो एक्सपेंस रेशियो, साधारण इंडेक्स फंड्स की लागत 0.04% 0.2% तक होती है, जबकि स्मार्ट फंड्स की 0.5% 1% तक जा सकती है। सीधी और सरल रणनीति, ये बिना किसी जटिल नियमों के पूरे बाजार का प्रतिनिधित्व करते हैं। लॉन्ग टर्म में अधिक रिटर्न, चूंकि लागत कम होती है, इसलिए निवेशकों को अधिक नेट रिटर्न मिलता है। उदाहरण के रूप में वैंगार्ड S&P 500 इंडेक्स फंड एक्सपेंस रेशियो 0.04%, यह बाजार के औसत को फॉलो करता है और लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न देता है। स्मार्ट बेटा इंडेक्स फंड एक्सपेंस रेशियो 0.7%, अधिक लागत और जटिल रणनीति होने के कारण लॉन्ग टर्म में कमजोर प्रदर्शन कर सकता है। कम लागत वाले साधारण इंडेक्स फंड्स ही सबसे अच्छे होते हैं। 4. सही इंडेक्स फंड कैसे चुनें? सबसे कम लागत वाला इंडेक्स फंड चुनें। किसी भी स्मार्ट इंडेक्स फंड में निवेश करने से पहले उसकी लागत और ऐतिहासिक प्रदर्शन को देखें। फाइनेंशियल कंपनियों के विज्ञापनों के झांसे में न आए, लॉन्ग टर्म डेटा देखें। वैंगार्ड, फिडेलिटी और श्वैब जैसे कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स को प्राथमिकता दें। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि स्मार्ट इंडेक्स फंड्स अधिक वादा कर सकते हैं, लेकिन वे पारंपरिक इंडेक्स फंड से बेहतर नहीं होते। उच्च लागत और जटिल रणनीतियां लॉन्ग टर्म में निवेशकों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। सबसे अच्छा निवेश वही होता है जिसमें कम लागत हो, सरलता हो और जो लंबे समय तक टिके रह सके। कम लागत वाले S&P 500 या टोटल मार्केट इंडेक्स फंड्स ही सबसे अच्छे विकल्प हैं। वे इंडेक्स फंड्स जो अधिक वादा करते हैं, ये बताता है कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री अक्सर निवेशकों को अधिक महंगे और जटिल फंड्स बेचने की कोशिश करती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में साधारण कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स ही सबसे अधिक मुनाफा देते हैं। इसलिए स्मार्ट मार्केटिंग से प्रभावित होने के बजाय बुद्धिमानी से कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स को चुनें। तो चलते हैं अध्याय 15 की ओर। इस अध्याय में जॉन सी बोगल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs के बारे में विस्तार से बताते हैं। वे ये समझाते हैं कि ETFs पारंपरिक इंडेक्स फंड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इन्हें स्टॉक मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। हालांकि वे ये भी चेतावनी देते हैं कि ETFs का गलत इस्तेमाल निवेशकों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF क्या होते हैं? ETF एक प्रकार का इंडेक्स फंड होता है जिसे स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकता है। ये स्टॉक्स की तरह पूरे दिन ट्रेड करता है, जबकि पारंपरिक इंडेक्स फंड्स दिन के अंत में खरीदे या बेचे जाते हैं। कई ETFs किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे S&P 500 ETF, NASDAQ ETF या सेक्टर आधारित ETF। ETF इंडेक्स फंड दिन के अंत में नेट एसेट वैल्यू NAV पर खरीदे और बेचे जाते हैं। ETF पूरे दिन स्टॉक्स की तरह खरीदे और बेचे जा सकते हैं। ETF इंडेक्स फंड्स के समान होते हैं, लेकिन उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जा सकता है। 2. ETFs के फायदे क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, निवेशक ETF को पूरे दिन किसी भी समय खरीद या बेच सकते हैं। लो एक्सपेंस रेशियो, कई ETFs की मैनेजमेंट फीस बहुत कम होती है, जो निवेशकों के लिए फायदेमंद है। डाइवर्सिफिकेशन, एक ही ETF में सैकड़ों स्टॉक्स या बॉन्ड्स होते हैं, जिससे जोखिम कम होता है। टैक्स दक्षता, टैक्स एफिशिएंसी, ETFs में कैपिटल गेन्स टैक्स इंडेक्स फंड्स की तुलना में कम होता है। उदाहरण के रूप में वैंगार्ड S&P 500 ETF, ये पूरे S&P 500 इंडेक्स को ट्रैक करता है और कम लागत में निवेश का अवसर देता है। इशेयर्स MSCI इमर्जिंग मार्केट्स ETF, EEM, यह उभरते बाजारों इमर्जिंग मार्केट्स के स्टॉक्स में निवेश करता है। ETFs उन निवेशकों के लिए अच्छे हैं जो अधिक लचीलापन चाहते हैं और ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं।
फ्री ईटीएफएस के नुकसान जैसे ओवर ट्रेडिंग। कई निवेशक ईटीएफएस को ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे बार बार खरीद बिक्री करते हैं। इससे फीस और टैक्स बढ़ जाता है, जो लॉन्ग टर्म रिटर्न को कम कर सकता है। बिड आस्क स्प्रेड और कमीशन। चूंकि ईटीएफएस स्टॉक्स की तरह ट्रेड होते हैं, इसलिए हर बार खरीदते या बेचते समय बिड आस्क स्प्रेड की लागत आती है। कुछ ब्रोकर्स ईटीएफ ट्रेडिंग पर कमीशन फीस भी लगाते हैं। चूजिंग द रॉन्ग ईटीएफ। मार्केट में कई तरह के ईटीएफएस होते हैं, जिनमें कुछ बहुत जटिल और जोखिम भरे होते हैं। लीवरेज ईटीएफएस और सेक्टर स्पेसिफिक ईटीएफएस में निवेश करने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि वे बहुत अस्थिर होते हैं। एक निवेशक हर दिन ईटीएफ ट्रेड करता है ताकि वो जल्दी मुनाफा कमा सके। बार बार ट्रेडिंग करने से उसकी फीस और टैक्स बढ़ जाते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न कम हो जाता है। ईटीएफएस को जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। 4. इंडेक्स फंड या ईटीएफ में से कौन सा बेहतर है या इस पर निर्भर करता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, इंडेक्स फंड्स बेहतर है। अगर आप लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, ईटीएफएस अच्छे हैं। अगर आपको ट्रेडिंग का अनुभव नहीं है, तो इंडेक्स फंड लेना ज्यादा समझदारी होगी। कम लागत वाला ईटीएफ चुनें। लीवरेज्ड और सेक्टर स्पेसिफिक ईटीएफएस से बचें। ईटीएफएस को ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म निवेश के लिए इस्तेमाल करें। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि ईटीएफएस पारंपरिक इंडेक्स फंड्स की तरह होते हैं, लेकिन स्टॉक्स की तरह ट्रेड होते हैं। वे लचीलापन और कम लागत प्रदान करते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग करने पर नुकसान हो सकता है। जो निवेशक लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए इंडेक्स फंड्स बेहतर विकल्प है। अगर ईटीएफ खरीदते हैं तो कम लागत वाले और व्यापक रूप से डाइवर्सिफाइड ईटीएफएस को चुनें। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यह बताता है कि ईटीएफएस सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो वे फायदेमंद हो सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करने से रिटर्न पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए यदि आप एक अनुशासित लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो इंडेक्स फंड्स या कम लागत वाले ईटीएफएस सबसे अच्छा विकल्प है। तो चलते हैं अध्याय 16 की ओर। इस अध्याय में जॉन सी बोगल यह विश्लेषण करते हैं कि अगर महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम आज जीवित होते तो वे इंडेक्स फंड्स के बारे में क्या सोचते। बेंजामिन ग्राहम, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक माने जाते हैं और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लेखक हैं, उन्होंने एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग दोनों के बारे में अपने विचार साझा किए थे। बोगल का तर्क है कि अगर ग्राहम आज जीवित होते तो वे इंडेक्स फंड्स के बड़े समर्थक होते, क्योंकि वे कम लागत, व्यापक डाइवर्सिफिकेशन और अनुशासित निवेश रणनीति प्रदान करते हैं। 1. बेंजामिन ग्राहम की निवेश रणनीति। बेंजामिन ग्राहम ने 2 प्रकार के निवेशकों की पहचान की थी। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जो गहराई से रिसर्च करके स्टॉक्स चुनते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर, जो सुरक्षित और स्थिर निवेश रणनीतियां अपनाते हैं। ग्राहम ने रक्षात्मक निवेशकों को सुझाव दिया था कि वे अपना पैसा अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लगाएं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया था कि अधिकांश निवेशक व्यक्तिगत स्टॉक्स को चुनकर बाजार को मात नहीं दे सकते। ग्राहम ने यह सलाह दी थी कि जो निवेशक समय नहीं दे सकते, वे सस्ते, निष्क्रिय निवेश विकल्पों को चुनें। बेंजामिन ग्राहम खुद इंडेक्सिंग के विचार के बहुत करीब थे, क्योंकि वे अनुशासन, कम लागत और जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता देते थे। 2. ग्राहम और इंडेक्सिंग का सिद्धांत। ग्राहम ने 1976 में कहा था कि औसत निवेशक के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे व्यापक बाजार में निवेश करें, बजाय इसके कि वे व्यक्तिगत स्टॉक्स चुनें। इंडेक्स फंड्स कम लागत, डाइवर्सिफिकेशन और अनुशासित निवेश दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ग्राहम का मानना था कि मिस्टर मार्केट हमेशा तर्कसंगत नहीं होता और बाजार में समय समय पर वॉलेटिलिटी रहती है। इंडेक्सिंग इस समस्या को हल करती है, क्योंकि यह बाजार के पूरे औसत में निवेश करता है और निवेशकों को लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देती है। ग्राहम ने मिस्टर मार्केट को एक काल्पनिक व्यक्ति की तरह प्रस्तुत किया, जो कभी बहुत उत्साहित होता है, बुल मार्केट, और कभी बहुत निराश, बेयर मार्केट। जब निवेशक भावनाओं में बहकर खरीद बिक्री करते हैं, तो वे गलत फैसले लेते हैं। इंडेक्स फंड्स इस समस्या को दूर करते हैं, क्योंकि वे बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते और लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न देते हैं। ग्राहम का मिस्टर मार्केट का सिद्धांत इंडेक्सिंग को और भी मजबूत करता है, क्योंकि यह भावनात्मक निवेश से बचने में मदद करता है। ग्राहम के सबसे प्रसिद्ध शिष्य वॉरेन बफे हैं, जिन्होंने इंडेक्सिंग का खुलकर समर्थन किया है। बफे ने अपने निवेशकों को सलाह दी है कि यदि वे स्टॉक्स को एनालाइज नहीं कर सकते, तो उन्हें इंडेक्स फंड्स में निवेश करना चाहिए। बफे ने यह भी कहा है कि 90% लोगों के लिए इंडेक्स फंड्स ही सबसे अच्छा निवेश विकल्प है। वॉरेन बफे ने कहा कि जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरी संपत्ति का 90% S&P 500 इंडेक्स फंड में लगाया जाना चाहिए। ये ग्राहम की सोच के अनुरूप ही है, क्योंकि वे भी लॉन्ग टर्म, अनुशासन और कम लागत को प्राथमिकता देते थे। अगर ग्राहम आज जीवित होते तो वे बफे की तरह ही इंडेक्सिंग के पक्ष में होते। अगर आप बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की समरी सुनना चाहते हैं तो यह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ग्राहम उच्च लागत वाले म्यूचुअल फंड्स और एक्टिव फंड्स से बचते, क्योंकि वे निवेशकों के लाभ से ज्यादा फंड मैनेजर के लिए फायदेमंद होते हैं। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि बेंजामिन ग्राहम इंडेक्स फंड्स के विचार के बहुत करीब थे। उनका मिस्टर मार्केट का सिद्धांत दर्शाता है कि अधिकांश निवेशक भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेते हैं। इंडेक्सिंग लॉन्ग टर्म में निवेशकों के लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। ग्राहम के सबसे प्रसिद्ध शिष्य वॉरेन बफे भी इंडेक्स फंड्स को सबसे अच्छा विकल्प मानते हैं। अगर ग्राहम आज होते तो वे कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स को प्राथमिकता देते। बेंजामिन ग्राहम का इंडेक्सिंग पर विचार ये दर्शाता है कि ग्राहम की सोच इंडेक्सिंग के बहुत करीब थी। उन्होंने हमेशा अनुशासन, जोखिम प्रबंधन और लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी थी।
अगर वे आज जीवित होते तो वे निश्चित रूप से कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स को सबसे अच्छा निवेश विकल्प मानते। तो अब चलते हैं अध्याय 17 की ओर। इस अध्याय में जॉन सी बोगल ये समझाते हैं कि निवेश में सफलता केवल गणितीय सच्चाइयों को समझने और स्वीकार करने पर निर्भर करती है। वे बताते हैं कि निवेश की दुनिया में कई फंड मैनेजर और निवेशक खुद को बाजार से ज्यादा चतुर मानते हैं, लेकिन वे गणित के मूल नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं। बाजार में सफलता हासिल करने का सबसे आसान तरीका कम लागत, अनुशासन और लॉन्ग टर्म निवेश है। लेकिन अधिकतर निवेशक और फंड मैनेजर इन मूलभूत सिद्धांतों को भूलकर अनावश्यक जोखिम उठाते हैं और जरूरत से ज्यादा फीस देते हैं। हर कोई औसत से ऊपर नहीं हो सकता। शेयर बाजार में हर निवेशक सोचता है कि वो औसत से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन बाजार एक जीरो सम गेम है, यानी अगर कोई निवेशक लाभ कमा रहा है तो कोई और नुकसान उठा रहा होगा। एक्टिव इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि वे हमेशा बाजार को मात दे सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। उदाहरण के रूप में, अगर पूरे शेयर बाजार का औसत रिटर्न 8% है तो सभी निवेशकों का कुल औसत रिटर्न भी 8% ही रहेगा। लेकिन जब फीस और टैक्सेस काटे जाते हैं तो अधिकांश निवेशकों का वास्तविक रिटर्न औसत से कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म में औसत निवेशकों के लिए कम लागत वाले इंडेक्स फंड सबसे अच्छा विकल्प है। 2. लागत और फीस का असर। अधिकतर निवेशक सोचते हैं कि अगर वे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में निवेश करेंगे तो वे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन एक्टिव फंड्स पर हाई फीस और बार बार ट्रेडिंग के कारण उनका रिटर्न कम हो जाता है। यदि बाजार औसतन 8% वार्षिक रिटर्न देता है, लेकिन एक फंड 2% फीस लेता है, तो वास्तविक रिटर्न सिर्फ 6% रह जाता है। अगर 50 सालों तक ये फीस काटी जाए तो कुल मुनाफा 50% से ज्यादा कम हो सकता है। कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करने से अधिक लाभ मिलता है क्योंकि वे अनावश्यक शुल्क से बचाते हैं। फ्री पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लॉन्ग टर्म निवेश सबसे बड़ा फायदा देता है। अगर कोई निवेशक नियमित रूप से इंडेक्स फंड में निवेश करता है और धैर्य बनाए रखता है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का लाभ उठाता है। यदि आप 30 साल के लिए हर महीने 10,000 रुपए निवेश करते हैं और औसत रिटर्न 8% है तो 10 साल में 18 लाख रुपए, 20 साल में 59 लाख रुपए, 30 साल में 1.5 करोड़ रुपए। अगर आप फीस और टैक्स को कम नहीं करते तो ये राशि काफी कम हो सकती है। नियमित रूप से कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करना और धैर्य बनाए रखना सबसे अच्छा तरीका है। 4. ट्रेडिंग से ज्यादा नुकसान होता है। बार बार ट्रेडिंग करने से ब्रोकरेज फीस, कैपिटल गेन टैक्स और स्प्रेड कॉस्ट बढ़ जाती है। निवेशक सोचते हैं कि वे बाय लो सेल हाई कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश निवेशक भावनाओं में बहकर गलत समय पर खरीदते और बेचते हैं। 2008 में बाजार गिरा तो कई निवेशकों ने डरकर अपने स्टॉक्स बेच दिए। 2009-2010 में बाजार तेजी से ऊपर गया, लेकिन वे वापस निवेश नहीं कर पाए। नतीजा, लॉन्ग टर्म में उनका रिटर्न बहुत कम हो गया। लंबी अवधि के लिए इंडेक्स फंड्स में निवेश करना बार बार ट्रेडिंग से कहीं बेहतर है। 5. इंडेक्सिंग क्यों सबसे अच्छा समाधान है? लो फीस। एक्टिव फंड्स की तुलना में इंडेक्स फंड्स की फीस बहुत कम होती है। टैक्स एफिशिएंसी। बार बार खरीद बिक्री नहीं होने से कैपिटल गेन टैक्स भी कम लगता है। कोई ह्यूमन एरर नहीं, नो ह्यूमन बायस। इंडेक्स फंड सिर्फ बाजार के औसत को फॉलो करते हैं, जिससे गलत निर्णय लेने का खतरा नहीं रहता। ज्यादा स्थिरता, मोर स्टेबिलिटी। बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि वैंगार्ड S&P 500 इंडेक्स फंड ने पिछले 30 वर्षों में लगभग 10% का औसत वार्षिक रिटर्न दिया है, जो अधिकतर एक्टिव फंड से बेहतर है। इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वे कम लागत और स्थिरता प्रदान करते हैं। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि गणित के मूल नियमों को समझना जरूरी है। कोई भी निवेशक हमेशा बाजार से ज्यादा नहीं कमा सकता। फीस और टैक्स को कम रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में रिटर्न को प्रभावित करते हैं। समय के साथ निवेश करना और चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाना सबसे अच्छा तरीका है। बार बार ट्रेडिंग करने से अधिक नुकसान हो सकता है। इंडेक्स फंड्स में निवेश सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि वे कम लागत और स्थिर रिटर्न देते हैं। विनम्र अंकगणित के कठोर नियम हमें यह सिखाता है कि निवेश की सफलता जटिल रणनीतियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सरल और बुनियादी गणितीय नियमों को अपनाने पर निर्भर करती है। यदि आप कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं, फीस को कम रखते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तो आप अधिकांश एक्टिव निवेशकों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अध्याय 18 की ओर। इस अध्याय में जॉन सी बोगल ये बताते हैं कि इंडेक्सिंग एक साधारण लेकिन बेहद प्रभावी निवेश रणनीति क्यों है। वे ये सिद्ध करते हैं कि अधिकतर निवेशकों के लिए इंडेक्स फंड्स एक्टिव फंड्स से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इंडेक्सिंग न केवल कम लागत और बेहतर रिटर्न प्रदान करती है, बल्कि यह भावनात्मक निर्णयों से बचने और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। 1. इंडेक्सिंग vs एक्टिव इन्वेस्टिंग। इंडेक्स इन्वेस्टिंग पूरे बाजार का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करना। कम लागत, कम रिस्क और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान देना। एक्टिव इन्वेस्टिंग महंगे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक पिकिंग का सहारा लेना। बार बार खरीद बिक्री, फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करना, जिससे अधिक टैक्स और फीस लगती है। अधिकांश एक्टिव इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में बाजार को मात नहीं दे पाते। इंडेक्सिंग ज्यादा स्थिर और लाभदायक है, जबकि एक्टिव इन्वेस्टिंग उच्च लागत और अस्थिरता से भरी होती है। 2. इंडेक्स फंड्स का बेहतर प्रदर्शन। रिसर्च से साबित हुआ है कि 80-90% एक्टिव फंड मैनेजर्स लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को मात नहीं दे पाते। कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देते हैं क्योंकि वे हाई फीस और टैक्स से बचते हैं। रियल लाइफ उदाहरण के रूप में S&P 500 इंडेक्स फंड्स ने पिछले 30 वर्षों में लगभग 10% वार्षिक औसत रिटर्न दिया है।
जबकि अधिकतर एक्टिव फंड्स 6-8% ही दे पाए हैं, क्योंकि उनकी फीस अधिक होती है। इंडेक्स फंड्स ज्यादातर एक्टिव फंड से बेहतर प्रदर्शन करते हैं और निवेशकों को लॉन्ग टर्म में अधिक लाभ देते हैं। 3. इंडेक्स फंड्स की कम लागत का प्रभाव, कम फीस, लो एक्सपेंस रेशियो। एक्टिव फंड्स की तुलना में इंडेक्स फंड्स की फीस बहुत कम होती है। कम टैक्स एफिशिएंसी, बार बार ट्रेडिंग नहीं होने से टैक्स भी कम लगता है। कोई फंड मैनेजर शुल्क नहीं। एक्टिव फंड्स में निवेशकों को फंड मैनेजर्स की फीस भी चुकानी पड़ती है। उदाहरण के रूप में एक्टिव फंड्स की औसत फीस 1.5% 2% हो सकती है, जबकि इंडेक्स फंड्स की फीस 0.05% 0.2% तक होती है। 50 सालों में ये फीस का अंतर आपके रिटर्न को लाखों में प्रभावित कर सकता है। कम लागत का मतलब लॉन्ग टर्म में अधिक बचत और अधिक रिटर्न। 4. भावनात्मक निवेश से बचाव। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग लालच में आकर महंगे स्टॉक्स खरीदते हैं। जब बाजार गिरता है तो लोग डरकर अपने निवेश बेच देते हैं। ये भावनात्मक निवेश लॉन्ग टर्म रिटर्न को नष्ट कर सकता है। इंडेक्स फंड्स में निवेश करने का मतलब है पूरे बाजार को खरीदना, न कि व्यक्तिगत स्टॉक्स को चुनना। इससे भावनात्मक ट्रेडिंग कम होती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फायदा मिलता है। इंडेक्स फंड्स आपको अनावश्यक घबराहट और लालच से बचाते हैं। S&P 500 इंडेक्स फंड, अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में निवेश। टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड, पूरे अमेरिकी बाजार में निवेश। बॉन्ड इंडेक्स फंड, स्थिरता और सुरक्षित रिटर्न के लिए। इंटरनेशनल इंडेक्स फंड, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के लिए। आपके निवेश लक्ष्यों के आधार पर सही इंडेक्स फंड चुनना महत्वपूर्ण है। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि इंडेक्स फंड्स ज्यादातर एक्टिव फंड से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इंडेक्स फंड्स की लागत, फीस बहुत कम होती है, जिससे लॉन्ग टर्म में अधिक रिटर्न मिलता है। इंडेक्सिंग निवेशकों को भावनात्मक ट्रेडिंग से बचाती है। इंडेक्स फंड्स का उपयोग करके आप बिना ज्यादा रिस्क लिए अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। सिंपल इज बेटर, निवेश को जटिल बनाने की जरूरत नहीं। इंडेक्सिंग एक आसान और प्रभावी तरीका है। इंडेक्सिंग के पक्ष में तर्क ये साबित करता है कि इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। वे न केवल कम लागत और उच्च रिटर्न प्रदान करते हैं, बल्कि भावनात्मक फैसलों से बचने में भी मदद करते हैं। यदि आप धैर्य और अनुशासन के साथ निवेश करते हैं तो इंडेक्सिंग से आपको सबसे अच्छा लाभ मिलेगा। तो अब चलते हैं अध्याय 19 की ओर। इस अध्याय में जॉन सी बोगल ये समझाते हैं कि निवेश की दुनिया में होप से अधिक एक्सपीरियंस पर भरोसा करना जरूरी है। अधिकतर निवेशक और एक्टिव फंड मैनेजर बाजार से अधिक मुनाफा कमाने की आशा रखते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अनुभव के आधार पर इंडेक्स फंड्स ही सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म समाधान है। बोगल ये साबित करते हैं कि अतीत के डेटा और अनुभवों से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक्टिव इन्वेस्टिंग आमतौर पर विफल होती है, जबकि इंडेक्स इन्वेस्टिंग लगातार सफल होती है। एक निवेशक हमेशा आशा रखते हैं कि वे बाजार को मात दे सकते हैं। जब कोई नया निवेशक स्टॉक मार्केट में आता है तो वह सोचता है कि वो बाकी निवेशकों से ज्यादा होशियार है और ज्यादा रिटर्न कमा सकता है। म्यूचुअल फंड कंपनियां भी ये दावा करती हैं कि उनके फंड्स बाजार को हरा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकतर निवेशक और एक्टिव फंड्स लॉन्ग टर्म में औसत से नीचे का रिटर्न देते हैं। उदाहरण के रूप में 10 साल के आंकड़ों के अनुसार 85-90% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड से खराब प्रदर्शन करते हैं। यानी निवेशक आशा रखते हैं कि वे बेहतर करेंगे, लेकिन अनुभव दिखाता है कि वे असफल हो जाते हैं। आशा के बजाय हमें अनुभव से सीखकर इंडेक्स इन्वेस्टिंग को अपनाना चाहिए। इंडेक्स फंड्स का प्रदर्शन हमेशा एक्टिव फंड से बेहतर रहा है। इंडेक्स फंड्स की लो कॉस्ट उन्हें लॉन्ग टर्म में लाभदायक बनाती है। एक्टिव फंड्स की हाई फीस और गलत निर्णय उनके खराब प्रदर्शन का कारण बनते हैं। 30 सालों में S&P 500 इंडेक्स फंड का औसत वार्षिक रिटर्न 10% रहा है, जबकि औसत एक्टिव फंड्स का रिटर्न सिर्फ 6-8% रहा है, फीस और टैक्स के कारण। इतिहास ये साबित करता है कि इंडेक्स फंड्स बेहतर होते हैं, इसलिए अनुभव पर भरोसा करें, न कि आशा पर। 3. एक्टिव फंड्स का वास्तविक प्रदर्शन। कई एक्टिव फंड मैनेजर दावा करते हैं कि वे बाजार को हरा सकते हैं, लेकिन जब उनके फंड्स को 10-20 सालों तक ट्रैक किया जाता है तो वे औसत से कम प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के रूप में अगर 100 एक्टिव फंड्स 10 साल तक चलते हैं तो उनमें से केवल 10-15 फंड्स ही इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अगली बार कौन सा फंड अच्छा करेगा ये पहले से पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए बेहतर यही है कि सीधा इंडेक्स फंड्स में निवेश करें और लॉन्ग टर्म में फायदा उठाएं। इंडेक्स फंड्स के मुकाबले अधिकांश एक्टिव फंड्स लॉन्ग टर्म में खराब प्रदर्शन करते हैं। 4. इंडेक्सिंग क्यों अनुभव की विजय को दर्शाती है। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स की फीस बहुत कम होती है, जिससे निवेशक का मुनाफा बढ़ता है। लोअर रिस्क इंडेक्स फंड्स पूरे बाजार में निवेश करते हैं, जिससे व्यक्तिगत स्टॉक्स के नुकसान का असर कम होता है। नो प्रेडिक्शंस नीडेड इंडेक्स फंड्स में निवेश करने के लिए स्टॉक्स को चुनने की जरूरत नहीं होती, जिससे गलती की संभावना कम होती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस इंडेक्सिंग को अपनाने वाले निवेशक वर्षों तक अच्छा रिटर्न कमाते हैं। रियल लाइफ उदाहरण के रूप में वॉरेन बफे ने कहा है, औसत निवेशक को केवल S&P 500 इंडेक्स फंड्स में निवेश करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि अधिकतर हेज फंड्स और एक्टिव फंड्स इंडेक्स से खराब प्रदर्शन करते हैं। इंडेक्सिंग का इतिहास और डेटा ये साबित करता है कि यह निवेश की सबसे अच्छी रणनीति है। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि आशा पर नहीं, अनुभव पर भरोसा करें। इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अधिकतर एक्टिव फंड्स और निवेशक बाजार को मात नहीं दे सकते, इसलिए इंडेक्सिंग बेहतर है। इतिहास और आंकड़ों से साबित होता है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म निवेश तरीका है।
कम लागत, कम जोखिम और ज्यादा स्थिरता के कारण इंडेक्स फंड्स एक्टिव फंड से बेहतर है। इंडेक्सिंग अपनाकर निवेशकों को बिना अनावश्यक रिस्क लिए उच्च रिटर्न मिलता है। अनुभव की विजय vs आशा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि निवेश में हमेशा अनुभव को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि हम इतिहास और डेटा को देखें तो ये साफ है कि इंडेक्सिंग सबसे अच्छा तरीका है। इंडेक्स फंड्स की सादगी, कम लागत और स्थिरता उन्हें हर निवेशक के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं। यदि आप लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो अनुभव की सुने और इंडेक्स फंड्स को अपनाएं। तो अब चलते हैं अध्याय 20 की ओर। जॉन सी बोगल इस अंतिम अध्याय में पूरी किताब का सार प्रस्तुत करते हैं और यह बताते हैं कि निवेशकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे इस बात पर जोर देते हैं कि इंडेक्सिंग सबसे सरल, सबसे प्रभावी और सबसे भरोसेमंद निवेश रणनीति है। अधिकतर निवेशक जल्दी अमीर बनने की कोशिश में गलतियां करते हैं, लेकिन अगर वे धैर्य और अनुशासन बनाए रखें तो वे लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न कमा सकते हैं। एक, इंडेक्सिंग सबसे अच्छी रणनीति क्यों है? लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स की फीस बहुत कम होती है, जिससे निवेशकों का मुनाफा बढ़ता है। हाई रिटर्न्स लंबे समय में इंडेक्स फंड्स ज्यादातर एक्टिव फंड से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लो रिस्क इंडेक्स फंड्स पूरे बाजार में निवेश करते हैं, जिससे व्यक्तिगत स्टॉक्स के नुकसान का असर कम होता है। सिंप्लिसिटी स्टॉक्स चुनने की जरूरत नहीं, बस इंडेक्स फंड खरीदें और लंबे समय तक बनाए रखें। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि आप जितना सरल निवेश करेंगे उतना ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। 2. निवेश में सबसे बड़ी गलतियां। बोगल बताते हैं कि निवेशक अक्सर भावनाओं और गलत फैसलों की वजह से नुकसान उठाते हैं। बार बार स्टॉक्स खरीदना और बेचना, मार्केट की चाल को समझने की कोशिश करना, मार्केट टाइमिंग लगभग असंभव है। बार बार ट्रेडिंग करने से टैक्स और फीस बढ़ जाती है, जिससे रिटर्न कम होता है। एक्टिव फंड्स की फीस और अन्य शुल्क बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे निवेशक को कम लाभ मिलता है। ज्यादातर एक्टिव फंड्स लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड से खराब प्रदर्शन करते हैं। जब मार्केट गिरता है तो कई निवेशक डरकर अपने फंड्स बेच देते हैं, लेकिन इतिहास दिखाता है कि मार्केट हमेशा रिकवर करता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि निवेश में अनुशासन और धैर्य बनाए रखें, घबराकर फैसले न लें। 3. सही निवेश कैसे करें? S&P 500 इंडेक्स फंड या टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड में निवेश करना सबसे अच्छा तरीका है। बॉन्ड इंडेक्स फंड भी पोर्टफोलियो में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। कम से कम 10-20 साल के लिए निवेश करें और बीच में बेचने की गलती न करें। निवेश को जटिल बनाने की जरूरत नहीं, सादगी अपनाएं और धैर्य रखें। कम फीस वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करें ताकि ज्यादा मुनाफा बचाया जा सके। लालच और डर से प्रभावित न हो। मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा, लेकिन धैर्य रखने वाले निवेशक ही जीतते हैं। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि निवेश में सरलता, अनुशासन और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। बोगल इस अध्याय में मुख्य रूप से बताते हैं कि इंडेक्स फंड सबसे अच्छा और सरल निवेश विकल्प है। कम लागत और लॉन्ग टर्म निवेश से अधिक रिटर्न मिलता है। भावनाओं से प्रभावित होकर गलत फैसले न लें। स्मार्ट निवेश वही है जो सरल और अनुशासित हो। एक अंतिम शब्द। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि निवेश को सरल और अनुशासित रखना ही सफलता की कुंजी है। इंडेक्स फंड्स में निवेश करें, लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाएं और धैर्य बनाए रखें। अगर आप कम लागत, स्मार्ट रणनीति और धैर्य के साथ निवेश करेंगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। सरलता अपनाएं, इंडेक्सिंग करें और भविष्य में संपत्ति बढ़ाएं। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर